जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। देखिए, प्रस्तावना जो था कि यह संविधान बनने के पूर्व ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था 1946 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रस्तावना को आज हम लोग देखेंगे। देखिए, प्रस्तावना है क्या, इसको जान लेते हैं। ये प्रस्तावना के द्वारा हमारे संविधान में कुछ मूल आदर्श हैं, उनको प्रस्तुत किया जाता है। आदर्श बातों को प्रस्तावना के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वही प्रस्तावना है। ठीक है, देखिए इसकी 2-3 फैक्ट हैं, इसको जान लेते हैं। देखिए डियर, कि इसको सबसे पहले कब पेश किया गया, ये बात जान लेते हैं। तो देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया गया था। किस रूप में? उद्देशिका के रूप में पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका के रूप में पेश किया गया था। देखिए, दूसरी बात आती है कि यह जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक तीसरी बात ये चीज आ जाती है कि प्रस्तावना की जो भाषा है, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल्स, ठीक है, तो वह जो भाषा है वह कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या? प्रस्तावना की भाषा। और प्रस्तावना कहाँ से है? तो बता दीजिएगा कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो बताइएगा कि प्रस्तावना। लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछा जाएगा आपसे तो बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और फिर कहाँ से, कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देशिका के रूप में। ठीक है, देखिए अब इसको प्रस्तावना को जान लेते हैं हम लोग। प्रस्तावना है क्या? देखिए, यहाँ से कई एक प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनने की प्रबल संभावना होती है। देखिए, होता क्या है ना कि इसको हम लोग पढ़ लेते हैं तो यहाँ से कई क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। देखिए, है क्या? हम भारत के लोग, प्रस्तावना का देख रहे हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मित्ति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006, कब? संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, कब किया गया? ये चीज यहाँ से बात निकल के आएगी तो बताइएगा कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कब यह प्रस्तावना अंगीकृत किया गया, यानी कि संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कितने प्रकार के बन सकते हैं कि हमारे प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, तो कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का? 5 प्रकार के। विचार की स्वतंत्रता, और फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की, और फिर उपासना की। 5 प्रकार के टोटल स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, और फिर न्याय, यहाँ से पूछा जाता है कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। तो बताइएगा कि 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसको अभी हम लोग, इस कीवर्ड को अभी बेहतर ढंग से देखने वाले हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप सबको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आपके ऑब्जेक्टिव जब बनेंगे तो उसको भी आप बेहतर कर पाओगे एग्जाम हॉल में जब आप बैठोगे। ठीक है, तो आप सब बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को, लगे हाथ प्रश्न को भी देखते चलेंगे। ठीक है, देखिए इसको आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ से देखिए कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बंधुता कहाँ से लिया गया? बताए थे पिछली क्लास में। कहाँ से? फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस के संविधान से बंधुता को लिया गया था। ठीक है, आगे इसको अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसी प्रस्तावना को एक कीवर्ड के बाद माध्यम से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। संविधान का आत्मा, अर्थात जब प्रस्तावना को जान गए तो हम पूरे संविधान को जान सकते हैं। जैसे अपने आत्मा को जानना, पूरे शरीर को जानना होता है,
उसी प्रकार से इस प्रस्तावना को जानना पूरी संविधान को जानना है। ठीक है, कुंजी है यह जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का कुंजी अर्थात चाबी है। ठीक है, इसके द्वारा पूरी संविधान को खोला जा सकता है, पूरे संविधान को समझा जा सकता है। कहने का मतलब ये चीज है। ठीक है, देखिए अगला है कि एन.के. सिंह पालकीवाला ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र मतलब कि क्या कि ये पूरे संविधान को परिचय कराती है। प्रस्तावना ही पूरे संविधान को बता सकती है कि संविधान में है क्या, संविधान एक्चुअली बनाया क्यों गया, क्या उद्देश्य था संविधान बनाने का, सारे टॉपिक को यहाँ से पता चल सकता है। इस वजह से एन.के. पालकीवाला ने इसको परिचय पत्र कहा। किसको? प्रस्तावना को। कौन कहा? एन.के. पालकीवाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एन.के. पालकीवाला ने इस प्रस्तावना को क्या कहा है तो बताइएगा कि परिचय पत्र कहा है। ठीक, आगे आह्लाद कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा कि प्रस्तावना हमारा दीर्घकालीन सपनों का विचार है। अर्थात जो हम लोग बहुत पहले से सपने देखे थे वह क्या है, उसको साकार करने का एक माध्यम है, सपना है। ठीक है, कौन? प्रस्तावना। इसको कौन कहा? आह्लाद कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा। ठीक है, इसको अभी इसके बाद देखेंगे। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि प्रस्तावना और क्या चीजें हैं। देखिए, प्रस्तावना को 3 भागों में बांट करके हम बिल्कुल ये जो हम लोग पढ़े हैं बताए हैं ना, ये जो प्रस्तावना है इसको कीवर्ड में याद कर लेते हैं, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है हमारे एग्जाम में तो इसको बेहतर ढंग से हम लोग कर पाएँ। ठीक है डियर, तो आप सब इसको समझिएगा, यहाँ से कीवर्ड आपको ध्यान रखने हैं ताकि आपके एग्जाम में अगर फ्रेमिंग होती है क्वेश्चन की तो आप बेहतर ढंग से कर पाएँ। ठीक है, देखिए प्रस्तावना के स्रोत या शक्ति, प्रस्तावना की शक्ति कौन है, यानी कि संविधान की शक्ति क्या है संविधान का शक्ति क्या है तो हम भारत के लोग, यानी कि संविधान को शक्ति कहाँ से मिलेगी? हमसे, आपसे, सबसे मिलेगी, जो भारत के लोग हैं उनसे मिलेगी। अर्थात कह सकते हैं कि भारत की जनता ही संविधान की शक्ति का स्रोत होगी। ठीक है, संविधान की शक्ति का स्रोत कौन होगा? भारत की जनता होगी। ठीक, हम भारत के लोग, सभी लोग। ठीक है, आगे देख लेते हैं स्वरूप को देख लेते हैं कि सबसे पहले था यहाँ पे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में देखिएगा था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब यह होता है कि हम यानी कि भारत के लोग अपने आंतरिक और बाह्य मामलों की जो निर्णय लेना खुद से ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी के ऊपर बाध्य नहीं है कि हम निर्णय ले कि नहीं ले। इसका मतलब यह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि हम आंतरिक और बाह्य निर्णय खुद से ले सकते हैं, अर्थात हम आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी का मतलब है कि हमारे यहाँ कोई संघर्ष के माध्यम से कोई यानी कि बंटवारा नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे कि इंग्लैंड में किया गया था। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये चीज है कि हमारे राज्य का कोई भी एक स्पेशल धर्म नहीं होगा, और फिर हमारे राज्य के जो लोग हैं वह किसी धर्म को मान सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि राज्य उस पर थोप देगा कि इस धर्म को मानो और फिर राज्य किसी धर्म को मानेगा, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वह राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष। ठीक, लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि यहाँ का जो शासन होगा, ठीक, यहाँ का जो प्रशासन होगा वह जनता में निहित होगा, जनता के द्वारा लोकतंत्र होगा। ठीक है, लोकतंत्रात्मक होगा। जैसा कि वो आप सुने होंगे कि जनता के द्वारा जनता से शासन, सुने थे? तो वही है क्या चीज? लोकतंत्रात्मक। ठीक है, गणराज्य और गणतंत्र का मतलब क्या है कि यहाँ के देखिए पढ़ने में तो एक जैसा लगेगा, लोक और गण मतलब एक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा मूलभूत अंतर है। देखिए इसमें अंतर क्या चीज़ है कि यहाँ पे था कि जनता के द्वारा शासन, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये चीज़ है कि यहाँ का जो शासन होगा वह वंशानुक्रम नहीं होगा,
गणतंत्र का मतलब कि यहाँ पे वंशानुक्रम नहीं होगा, ठीक, जैसे कि राजा का लड़का राजा बन गया, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। तो वह क्या होगा, गणतंत्र होगा। ठीक, यहाँ से स्वरूप को समझ गए। ठीक है, उद्देश्य क्या है, देखिए न्याय। न्याय का मतलब अभी हम समझे हैं कि न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो सामाजिक समझ ही चुके हैं, आर्थिक मतलब कि अर्थ के आधार पे कोई भी हमारे यहाँ भेदभाव नहीं किया जाएगा, राजनीतिक मतलब राजनीति में भी हम सबको एक समान अवसर दिया जाएगा, ये नहीं कि जात विशेष पे या फिर संघर्ष विशेष पे किसी को अलग अलग वेटेज दिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को समझते हैं। समता, समता मतलब होता है समानता, यहाँ पे प्रत्येक लोग को एक समान रखा जाएगा। इसको देखिए, समता या समानता को, अभी सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, मौलिक अधिकार में भी हम लोग बेहतर ढंग से देखने वाले हैं। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, हर एक व्यक्ति का क्या होगा, एक गरिमा होगा। ठीक, राष्ट्र की एकता और अखंडता, अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बनाए रखने की भी बात इसमें बताई गई है। बंधुता, यानी कि यहाँ पे आपसी भाईचारा भी होगा। इन सब चीज़ों को कहाँ पे उल्लेख किया गया है, हमारे प्रस्तावना में। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसको आप सब बिल्कुल ढंग से ध्यान में रखे रहेंगे। देखिए, यहाँ से बात करेंगे कि स्वतंत्रता कितनी प्रकार का है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है हमारे प्रियम्बल्स में। ठीक है, देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और न्याय कितने प्रकार की है, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है 3 प्रकार के। ठीक है, और समता कितनी है, 2, प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है, समानता या समता। ठीक है, ये सब बातें समझ में आई, सारी चीजें। आप देख लीजिए, इससे संबंधित कुछ वाद चले। वाद मतलब कि समय समय पे इसमें वाद आते रहे, यानी कि हमारे न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में रिट पढ़ते रहें कि क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है। इन सब बातों को लेकर के समय समय पर हमारे संविधान में रीट पढ़ते रहे हैं। तो उस रीट को लेकर के हमारे संविधान में देखिए, केशवानंद भारती बनाम बेरुवाड़ी संघवाद एक वाद था जो 1960 में था। तो उसमें हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको बिल्कुल नकार दिया था, कहा था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग नहीं है। ठीक, कौन से बेरुवाड़ी संघवाद में, जो 1960 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद एक और वाद चला, यानी रीट पड़ा, तो उसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 ईस्वी में 11 जजों का 11 जजों का बेंच बैठा था। तो उस पर जो सर्वोच्च न्यायालय ने था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन, यानी पहले वाले जो ऑर्डर था उसको कैंसिल करते हुए, रद्द करते हुए कहा कि जो ये प्रस्तावना है भारत के संविधान का अंग है, भाग है। ठीक है, तो फलस्वरूप उसके क्या हुआ कि 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में एक संशोधन हुआ। ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक प्रस्तावना में संशोधन किया गया। ठीक है, और देखिए, ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, इसमें यह भी बताया गया कि जो हमारा संविधान है उसके मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि मूल ढांचा का सिद्धांत, ठीक है, वह किस वाद में आया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में मूल ढांचा का सिद्धांत आया था। ठीक है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब आया, 1973 ईस्वी में। ठीक, और इसमें मूल ढांचा का सिद्धांत आया कि मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। देखिए, तो उसी फलस्वरूप क्या होगा कि 1942 ईस्वी में एक संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में एक संशोधन किया गया। तो उस संशोधन में हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और फिर अखंडता। यह 3 शब्दों को जोड़ करके हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द को और स्थान दिया गया। कौन कौन सा यहाँ पे था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अखंडता, ठीक है,
इन 3 शब्दों को हमारे संविधान में कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई होगी, सारी चीजें स्पष्ट रूप से। भारतीय संविधान के शक्ति के स्रोत कौन है? तो हम भारत के लोग अर्थात जनता। ठीक है, इसके स्वरूप, उद्देश्य, इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल ढंग से समझ लिए होंगे और फिर आप ऑब्जेक्टिव भी लगाने की कोशिश कीजिएगा, आपको सारे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए बनता है कि भारतीय संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ से भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। यहाँ से स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी आत्मा कहा था किसी को। तो देखिए वो कहा था जो हमारा मूल अधिकार है उसमें संवैधानिक संशोधन का अधिकार, सॉरी 32वें अनुच्छेद को उन्होंने बोला था कि संविधान का अंग है। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले थे 32वां अनुच्छेद क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वह क्या है? संविधान का अंग है। लेकिन यह पूरे संविधान का अंग स्पेशल रूप से अधिकांश विद्वान जो है, अधिकांश संविधान के जो विद्वान हैं वो लोग इसी को मानते हैं। किसको? प्रस्तावना को। लेकिन स्पेशल अगर कहा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसको माने हैं, तो बताइएगा कि 32वें संविधान संशोधन यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने संविधान का आत्मा माना है। बातें समझ में आई? अच्छे ढंग से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में यही चीज़ देखने थे प्रस्तावना को, तो प्रस्तावना आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने वैसे ही। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।